नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए, आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के लिए एक दस्तक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए क्लासेस स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर क्लियर किए हैं और एक डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने करा दिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो रेलवे ने पूछे थे वो मैंने करा दिया था। आज इसके पिछले वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, 2 पार्टों में ख़त्म कर दिया था, बहुत ही शॉर्ट्स में। और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने ख़त्म कर दिया था इसके प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उस सीरीज़ में हम लोग रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेलवे ने जितने भी हर शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, उसको हम लोग डील करेंगे। इसमें करीब आपके 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। और प्रीवियस PYQ पे ही है, वो टोटल क्वेश्चन जो है वो आपको PYQ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप प्रीवियस ईयर के वीडियो को देख लें, ताकि पीछे के जितने भी बैकलॉग जो वीडियो आपको छूटी हुई है वो कंप्लीट हो जाए। और डेडिकेटली होकर यदि आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं, 2026 में चाहते हैं, इसको टारगेट रखे हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करके क्लासेस को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओनली फ़िलहाल में जो है वो जनरल साइंस हमने शुरू किया था, उसके बाद से मैथ भी इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाता है, मैथ प्रैक्टिस सेट जो अमित सर कराते हैं, और साइंस हम कराते हैं। इसके अलावा रीजनिंग क्लासेस भी चलती है, तो आप शेड्यूल जाके देख लेंगे और वहाँ चैनल पे विजिट करके आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी करते क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, बिना बात किए हुए। क्वेश्चन क्या है और कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट आते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आया। फर्स्ट क्वेश्चन ही है जो रेलवे में पूछा गया था आपको RRB JEE में, जो 28/5/2019 शिफ्ट 3rd में पूछा गया था। क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में फेफड़ों में श्वसन के गैसों का आदान प्रदान निम्न में से किसके द्वारा होता है। फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो आपको पता है कि हम लोग जो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं श्वसन प्रक्रिया में और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वो नसल से जो होता है, आप देखेंगे यहाँ पे नसल जो होता है वहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं। तो उसमें देखिए ब्राकीपिलो, तो ये तो उसका मार्ग हो गया, श्वसन ऑक्सीजन को हम यहाँ से लेंगे, वो पूछा नहीं है। इन्होंने ये पूछा है कि आदान प्रदान कैसे होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखा है ब्रोंकिल, तो ब्रोंकिल आपको ये छोटी छोटी जो रचना दिखाई दे रही है, तो ब्रोंकिल का काम है उसको शुद्ध करके और उसको फुला के रखना। इसके बाद से ट्रेकिया, तो ट्रेकिया तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेकिया जो होता है वो आपको देखने को मिलता है, ट्रेकिया आपको जो देखने को मिलता है वो आपको मिलता है कीट मकोड़े जो होते हैं उसमें पाया जाता है। ये भी श्वसन का अंग है और इससे ट्रेकिया से वो लोग अपने ऑक्सीजन को या गैसों का आदान प्रदान करते हैं फेफड़ों में। अब इसमें पूछा कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, यानी ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता कौन है, बाहर कौन निकलता है। तो आप इसमें पीली रचना जो दिखाई दे रही है आपको, इसको हम लोग कुपिका बोलते हैं। ये जैसे ही ऑक्सीजन जाता है तो वो क्या होता है, फूल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वो पिचक जाता है, जिसको हम लोग कुपिका एल्वियोली बोलते हैं और इसको हम लोग कुपिका बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुपिका, ठीक है। और ये ट्रेकिया जो पाया जाता है वो, इसका व्यास अगर आप देखेंगे तो 14 mm के करीब में आपका व्यास होता है, ठीक है। तो ये कुपिका के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और यही पौधे में आ जाता है, इसी को आपको पूछा जाता है कि पौधे में कैसे होता है गैसों का आदान प्रदान श्वसन में। तो उसमें आप देखिएगा कि पौधों में ये पत्ती होगी, या पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र के जैसे रचना पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एस्टोमाटा,
स्टोमाटा कहते हैं, जिसको रंध्र कहा जाता है। तो वो रंध्र के द्वारा क्या होता है, रंध्र के द्वारा आपको उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है पौधे में। तो दोनों आपसे पूछ सकता है, इसके साथ में मैंने एक इंक्लूड कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बता दीजिए। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुपिका एल्बियोली। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, कितने अणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हाउ मेनी ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स आर कंबाइंड विथ वन ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। ग्लूकोज के कितने अणु जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। ये सिंपल है, फ्री का आपका नंबर मिल सकता है इस क्वेश्चन पे, थोड़ी सी भी आप ध्यान दीजिएगा। तो जैसे पता है कि जब भी श्वसन की क्रिया होती है तो C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज जो होता है वो बनता है हमारे बॉडी में। जो हमारे बॉडी में कहाँ पे बनता है, ATP बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। और ATP हमारे बॉडी में कहाँ पे बनता है तो आपको पता होना चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो ये जाके आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। इसका मेन फार्मूला जो होता है वो मेन फार्मूला क्या होता है, 6H12O6। तो इसमें पूछा है कि ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। तो सिंपल है, ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 अणु जुड़ते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 अणु हो जाएंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6। आइए अगला, ये भी देखिए, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, 2022 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ सब आपको रेलवे से ही देखने को मिलेंगे, और उसमें जो आए हुए हैं मैं वही क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, आपको मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो मैंने बताया कुपिका जो होती है क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है, मैंने बता दिया आपको। एल्बियोली जो होती है, अभी इसके जस्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि वो क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका आदान प्रदान करती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, ये मैंने बताया। उसके बाद से श्वसन बोले कि किस अंग द्वारा ग्रहण किया जाता है, किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। तो मैंने बताया कि यहाँ से देखिएगा आप तुरंत, यहाँ पे जो नसा द्वार होता है, नेसल कैविटी जो होता है यहाँ पे, वहीं से क्या किया जाता है, श्वसन को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ से श्वसन को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर इसके माध्यम से फेरिंग्स के नीचे होते हुए फिर वो एल्वियोली में और फिर लंग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कुपिका तो होगा नहीं, कुपिका मैंने बता दिया। ग्रसनी होगा नहीं, ग्रसनी तो आपको यहाँ पे है। इसोफेगस का ये काम करता है, ये होगा ही नहीं। और श्वास नली जो है, तो श्वास नली में नीचे आके वहाँ से जब वो ऑब्जर्व हो जाएगा तब श्वास नली में नीचे आके वो लंग्स की तरफ चला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा पूछ रहा है कि ग्रहण किसके द्वारा की जाती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नसल कैविटी यानी नसा द्वार के द्वारा क्या किया जाता है, वो ग्रहण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है। फेफड़ा में जो कुपिका है, आप पीछे क्वेश्चन में देखें, फेफड़ा में जो कोशिका है, कुपिका, फेफड़ा हो गया, तो ये कुपिकाएँ हैं, यही कुपिकाएँ हैं। कुपिकाएँ मैंने बताया था। तो कुपिका एल्बियोली का क्या काम था, ये ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को बाहर निकालेगा, यानी गैसों का आदान प्रदान करना था। ये गैसों को क्या कर रहा था, आदान प्रदान कर रहा था। तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण क्या है, वो क्या करता है। ठीक है, तो करता क्या है, जैसे ही ऑक्सीजन जाता है तो उसका वक्त बढ़ जाता है। फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, नहीं, ये तो कर नहीं सकता। फेफड़ों के लिए पंपिंग की क्रिया प्रदान करना, तो ये तो हार्ट के साथ में मिलके फेफड़ा जो होता है वो पंपिंग की क्रिया एल्बियोली जो होती है वो मिलके करना स्टार्ट करती है, कैपिलरी जो होती है वो जाके मिलके स्टार्ट करती है। फेफड़ों के आयतन में वृद्धि, तो फेफड़ों के आयतन में वृद्धि तो इससे होता नहीं है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, उसका जो क्षेत्रफल होता है उसमें क्या करता है, तो इंक्रीज सरफेस एरिया को वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, सरफेस को वो इंक्रीज करता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उसके कुपिकाओं का यही काम है। ठीक है, अगला आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, इसमें लिखा है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस ऊर्जा
ऊर्जा किस में चेंज होता है, यही बताना है आपको। क्या बनाता है, C2H12O6 मिल के कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा ATP के साथ मिल के क्या बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला है, अरेबिक नहीं बोला है। तो ये जब भी होता है आपको साइटोप्लाज्म में होता है, आपको पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में दो तरह के श्वसन होते हैं, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक अनुपस्थिति में, एक प्रेजेंट में होता है, एक एब्सेंट में होता है। तो एब्सेंट वाले को एनारोबिक बोला जाता है और प्रेजेंट वाले को एरोबिक बोला जाता है। तो एरोबिक वाले में ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है और ये जाके उधर ग्लूकोज बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जैव ऊर्जा जिसको हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं वो बनाता है। लेकिन अनएरोबिक की रेस्पिरेशन में जब हम देखते हैं तो ये किस चीज़ का निर्माण करता है, तो आपको ये पायरुवेट का निर्माण करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो पायरुवेट हो जाएगा। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपको कब पूछा है, तो ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप उसका देख लीजिए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने दिखाया है, इस समझने का प्रयास करिएंगे। O2 जो है वो ग्लूकोज है, इसमें दो अणु टूटते हैं, 2 पायरुवेटिक एसिड बनता है, 2 ATP बनेगा, नो ऑक्सीजन अवेलेबल। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहता है, एरोबिक में ऑक्सीजन अवेलेबल आता है। और जब ये बनाएगा ना तो वो क्या बनाएगा, वो आपको लैक्टिक एसिड बनाता है, सॉरी तो गलत हो गया, लैक्टिक एसिड बनाता है। और ऑक्सीजन जो है वैसे है वो 36 ATP और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाता है। तो और ये किस में होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 1 मिनट क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ, क्वेश्चन में पूछा है कि क्या बनाते हैं, चरण को पूर्ण करना है, तो पूर्ण करने के लिए तो ये आपका लैक्टिक एसिड हो जाएगा, सॉरी लैक्टिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये उसका 2 मिनट है, ये उसका आपको किस चरण में चेंज होता है ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ATP चेंज होगा तो नो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा तो भी होगा, और ऑक्सीजन अवेलेबल में भी होगा। तो जब लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जब ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। और यही लैक्टिक एसिड से हमारे घुटने हमारे जो होते हैं, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, धावक जितने होते हैं उनके मांसपेशियों में दर्द होता है। और इसके अलावा अगर इसमें देखा ये होता कि किस में है, तो ये याद रखिएगा, ये साइटोप्लाज्म में होता है। किससे होता है, तो पायरुवेट के टूटने से होता है, पायरुवेट के विखंडन से होता है। पायरुवेट जो टूट जाएगा, कार्बन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन के 3 परमाणु और 6 परमाणु और O के 3 परमाणु, ये मिल के पायरुवेट कहलाते हैं, इसको पायरुवेट बोला जाता है। तो इसमें एक लैक्टिक एसिड बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP बनता है, वो भी कहाँ पे, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा जगह माइटोकॉन्ड्रिया में। तो राइट आंसर आपको पता चला कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर आपको लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि नीचे दिखाए गए मानव श्वसन के मार्गों का विकल्प में दिए गए अनुसार A, B, C और अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है, सही विकल्प की पहचान की। ऐसे क्वेश्चन अब रेलवे ने पूछने लगा है, रेलवे ऐसे क्वेश्चनों को काफ़ी ज़्यादा पूछता है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, 22 में पूछा गया, शिफ्ट 3 में, और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ये पूछ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया है A, यहाँ पे A है, उसके नीचे B है और उसके नीचे C है। ये वाला A है, ये B है और ये वाला C है। तो आप जानते हैं, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं उसको क्या बोला जाता है। ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं, 1 मिनट में आपको डायग्राम से दिखाने का प्रयास करता हूँ। पहले आप देख लीजिए कि कहाँ पे क्या है। डायग्राम पे मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखिएगा क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एल्वेओली यहाँ पे मिल रहा है, नसल कैविटी पहले था, मसल कैविटी पहले था। इसके बाद से उसके नीचे आए तो आपको ब्रोंकाई देखने को मिल रहा था। इसके नीचे फिर ट्रिकिया यहाँ पे देखने को मिल रहा था, एल्वी हो गया, और ब्रोंकी यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा था। सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे दिखाया गया, नसल कैविटी यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 था ना, कितना नंबर पे थे हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है कि ए, इसके बाद से ये वाला दिखाया बी, उसके बाद से ये वाला दिखाया सी। इसमें ट्रिक है नहीं क्या क्या होते हैं। तो ए वाले को आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये वाला जो चीज़ है लेरिक्स के नीचे पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, अस्थनि बोलते हैं, ठीक है, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स इसमें है और फेरिंग्स सी में है। तो लेरिंग्स तो पहले होगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया आपका, और फिर आपका बी वाला ऑप्शन आपका कट गया। फेरिंग्स इसमें है, फेरिंग्स इसमें है, तो ये आ गया। इसके बाद से आप जस्ट नीचे आते हैं तो नीचे आवाज़ जब बोलते हैं तो नीचे आते हैं, तो उसके नीचे होता है, फेरिंग्स के नीचे होता है स्वर यंत्र या लेरिक्स होता है। तो सेकेंड वाला हमारा हो जाएगा लेरिक्स। लेरिक्स नीचे वाला में लेरिक्स नहीं है, ट्रिकिया इन्होंने दे दिया तो ये भी कट गया, यहाँ पे ये होगा नहीं। ऊपर वाले आपके ऐसे ही कट जा रहे थे। और इसमें देखिए, इसमें दे दिया है बी में दे दिया वास नली ट्रेकिया, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन अब एक ही बच जाता हम लोग के पास में, वो है 1 नंबर अस्थनि स्वर यंत्र और ग्रास नली। तो नीचे वाला सबसे जो है वो ग्रास नली है, वो आपको ट्रेकिया देखने को मिलेगा। और एक नंबर में फेरिंग्स मिलेगा, उसके बाद से लेरिक्स मिलेगा, स्वर यंत्र मिलेगा। तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा वो 6 का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है। औसतन इन्होंने पूछा है, तो मिनिमम अगर स्वस्थ मनुष्य है तो वो लगभग 12 से 18 मिनट, मिनिमम 12 मिनट और मैक्सिमम 18 मिनट के रेंज में वो औसतन सांस लेता है और छोड़ता है 12 से 18 मिनट। 72 बाना उसमें धड़कन है, वो धड़कन की बात है। तो वो 12 मिनट से लेके 18 मिनट, तो हम मैक्सिमम लेते हैं, मिनिमम नहीं लेते हैं। तो मैक्सिमम तो 18 है, तो 12 से 15 तो लेंगे नहीं, मैक्सिमम हम 15 से 18 बार लेंगे, बाकी सब ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 15 से 18 बार एक स्वस्थ मनुष्य क्या कर सकता है, क्योंकि हमको हाईएस्ट लेना होता है, लोवेस्ट नहीं लेना होता है। तो लगभग 15 से 18 बार तक वो सांस ले सकता है। ऐसे जनरली मिनिमम 12 और ऐसे मैक्सिमम 18 के रेंज में वो सांस लेता है और छोड़ता है। तो ये हो जाएगा 15 से 18 बार, 12 से 18 बार समान स्थिति में छोड़ता है, और 18 है तो इसमें पूछता है कितनी बार सांस लेता है, तो हम लोग मैक्सिमम लेते हैं। तो मैक्सिमम 15 से 18 बार, मिनिमम नहीं लिया जाता। तो ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीजन के द्वारा उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म में, और वो किस चीज़ का निर्माण करता है, तो वो पायरुवेट का निर्माण करता है, मैंने बताया। फिर उधर आप जाइएगा तो उधर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल जाता है, ग्लूकोज आपको बन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिल जाता है, और वही एटीपी का निर्माण कर देता है, एटीपी भी बन जाता है, वो एटीपी बन जाता है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें पूछा एथेनॉल, एथेनॉल तो होगा नहीं, और लैक्टिक अम्ल होगा नहीं, वो ऑक्सीजन के अभाव से होता है। जल तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बच गया, ग्लूकोज किसमें साइटोप्लाज्म में जाके चेंज किसमें होता है, वो होता है पायरुवेट में। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पायरुवेट। राइट आंसर हमारा पायरुवेट हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगला देखते हैं कि यौनारंभ के दौरान, अगला क्वेश्चन है कि यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है। यौनारंभ यानी एडम्स एप्पल, जिसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। यहाँ अगर नली है तो यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं। ये क्या होती है, विकसित हो जाती है एक निश्चित अवस्था में। तो वही पूछा है कि यौनारंभ यानी किशोरावस्था में एडोलेसेंट स्टेज में जैसे करते हैं तो आवाज़ चेंज होता है, जैसे प्रवेश करते हैं तो आवाज़ चेंज क्यों होता है, सिगरेट पीने के कारण। ये तो नहीं होगा डेफिनेटली, सिगरेट पीने के कारण आवाज़ से क्या मतलब है। और ड्यू टू मसल डेवलपमेंट, ड्यू टू मसल डेवलपमेंट नहीं, मसल डेवलपमेंट से भी श्वास के क्या लेना देना है। इसके बाद से कह रहा है कि फेफड़े के विकास के कारण, फेफड़े का विकास तो होता ही है लेकिन उसके कारण स्वर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब ये नली है ये आपको फेफड़ा हो गया, ये आपको ट्रेकिया नली दिखाई दे रही है। तो ऊपर से जब आते हैं तो ये सबसे पहले आपको स्वर यंत्र ही पड़ता है, वही नीचे लेके चला जाता है। तो हमारा देखेंगे राइट आंसर हमारा जो होना चाहिए स्वर यंत्र लेरिक्स के विकास के कारण, तो राइट आंसर हमारा एब्सोल्युटली डी होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
ये भी शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है 2022 में ही पूछा गया है अभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 नंबर, मानव शरीर में पायरुवेट के ऑक्सीकरण का विघटन अरबिक ब्रेकडाउन कहाँ पर होता है। आप देखिए इन्होंने बोल दिया कि कहाँ पे होता है, जबकि मैंने आपको बताया था कि O2 जबकि मैंने आपको बताया था कि C6H12O6 ग्लूकोज ही चेंज होता है कि इसमें दो तरीके से हो जाएगा, एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अब्सेंट और एक प्रेजेंट। तो अब्सेंट वाला में मैंने बताया कि ये जब भी होगा किस में होगा, कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में, और ये जब भी होगा वायवीय श्वसन किस में हो गया तो वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिका द्रव्य तो होगा नहीं, तो कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं, आइए उसको भी जान लीजिए। कोशिका द्रव्य, कोशिका इसके अंदर द्रव्य ऐसे जल्दी जैसे रचना बढ़ा जाता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, जल्दी जैसी जो रचना होती है। केंद्रक इन्होंने पूछा है, सबके बारे में जानते हैं। तो केंद्रक पूछा है तो केंद्रक आपको पता है कि किसी भी सेल का बीच वाला पार्ट जो होता है उसको केंद्रक बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है जिसको एम्स में दिखाते हैं। कोशिका द्रव्य मैंने बता दिया। मांसपेशी बता दिया कि ये बॉडी पे जो रचना पाई जाती है बाहरी परत वो क्या है, वो मांसपेशीय रचना है, तो मांसपेशीय हो जाएगा। तो राइट एंड 3 आंसर तो हमारा होगा नहीं। और पायरुवेट के ऑक्सीजन का विखंडन इन्होंने बोला है, तो विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी का निर्माण होता है, आपको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का निर्माण करेगा। केंद्रक सेल के बीच में मांसपेशी हमारे चमड़े पर पाया जाता है। तो राइट आंसर अगर हम देखें पायरुवेट का निर्माण कहाँ हो रहा था, तो वो कोशिका द्रव्य में होता था, साइटोप्लाज्म में आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोशिका द्रव्य। अगला हम देखते हैं, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सब आसान है और डेफिनेटली इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं तो इससे कहीं बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो ऑक्सीश्वसन, देखिए ऑक्सीश्वसन का मतलब हो गया आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति एकदम ज़रूरी है कि उपस्थिति के लिए आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीश्वसन के लिए क्या है, ऑक्सीजन ज़रूरत है। जैसे श्वसन आपको दो तरीके से हो जा रहा था, एक तो प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आपको साइटोप्लाज्म में देखने को आपको मिलता था। और ये आपको एटीपी का निर्माण करेगा जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। तो हाइड्रोजन तो होता नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही नहीं, और ऑक्सीश्वसन के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती नहीं है। तो राइट आंसर हमारा जो होता है, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा, जो ऑक्सीजन आ जाएगा राइट आंसर, जो हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीश्वसन के लिए। इसके बिना तो सांस ही आदमी नहीं ले सकता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। आइए अगला देखते हैं, ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं तो क्या होता है। जब हम समान सांस लेते हैं, उच्छ्वसन का मतलब हम लोग सांस लेते हैं जब, तो आखिर होता क्या है, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाती है, नहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा निकलती है, गलत हो गया। फेफड़ों में वायु की हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है, नहीं ये भी गलत बात है। फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और डायफ्राम चपटा होता है। तो देखिए शरीर से, ये राइट स्टेटमेंट दिया, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, फेफड़े सिकुड़ेंगे नहीं, डायफ्राम चपटा नहीं होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः बाहर निकल जाता है। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिगर से दिखाने का प्रयास किया हूँ, पूरे श्वसन को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे देखिए इनहेल, यहाँ 1 मिनट, सॉरी, देखिए यहाँ पे आपको रिबकेज दिखाया गया है, ये लिरिक्स है, ये दोनों जोड़ता है एक दूसरे पार्ट को, और ये फ्लो है। उल फूड चैन, ये है फूड चैन, जब भोजन लेते हैं तो यहाँ से यहाँ आता है, और ये
अपने आप को खाता है। तो ये राइट आंसर इसका जो होगा, राइट आंसर मैंने बताया, हाँ, शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतः निकल जाता है। अगला आप देखेंगे, इसमें आप समझ गए होंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मनुष्य शरीर में अनाक्षिक श्वसन कहाँ से हो सकता है। फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आया कि अनाक्षिक श्वसन यानी एनरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है। तो मैंने तो बताया अभी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा नहीं, यहाँ पे एटीपी में नहीं होगा। ऑप्शन नीचे से, केवल धारीदारी पेशी को समूह नहीं, यहाँ पर तो लैक्टिक एसिड बनेगा। सभी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में, ये जरूरी नहीं है कि अनाक्षिक श्वसन इसमें होता है, तो ये भी गलत आ जाएगा। अब कह रहा है कि कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाहर निकल सकता है वो केवल लाल रक्त कोशिका में निकल सकता है, आरबीसी ब्लड सेल्स में विहीन के द्वारा वो निकल सकता है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो होगा वो होगा 1। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनाक्षिक श्वसन द्वारा क्या बनता है। देखिए, मांसपेशी में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो जो ग्लूकोज होता है ये आपको पाइरूवेट में टूटता है, यानी C3H12O3। इसी तरह से इधर C3H12O3। तो 3 पार्ट में जब ये जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा अनाक्षिक श्वसन द्वारा क्या बनता है। तो देखिए, जब भी ऐसे रहेगा तो एसिटिक अम्ल तो विटामिन सी की कमी से मिलता है। खट्टे पदार्थ जितने होते हैं उसमें सिट्रिक आपको मिल जाता है। पायरुविक अम्ल तो आपको HCl जिसको बोलते हैं वो आपको स्टोमक में मिलेगा। लेकिन मांसपेशियों में श्वसन द्वारा एक चीज़ है लैक्टिक एसिड जो बनते रहता है, तो लैक्टिक एसिड राइट आंसर होगा। ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। लगभग आज मैं आपके पास 20 से 22 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से डेफिनेटली है कि इसी 22 से 23 में एक क्वेश्चन आपको अटैच जरूर हो जाएगा, जरूर लड़ जाएगा। मानव द्वारा सामान्यतः अंतर्ग्रसित और उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, 21%, जो 16 से 21% के करीब में होता है, जिसका रेशियो देखा जाए तो क्या हुआ, 4 हुआ। इनहेल करेगा तो, और ऑक्सीलेट करेगा तो 4% का ब्रेकिंग हो रहा है। तो इन्होंने दे दिया है कि अंतःश्वासित वायु में लगभग 21% और वायु में लगभग कितने परसेंट रहते हैं। तो 21% में से देखिए 16% ही मिल पाते हैं, 5% तो गायब रहते हैं। तो देखिए, और लगभग 19% के करीब में लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे जो सांस लेते हैं वो वासिट से सांस लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मानव द्वारा सामान्यतः ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत होता है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत अगर देखा जाए तो ऐसे निकाला जाता है, तो 36 होता है, 19 और लगभग 17%। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 16 देखने को मिलेगा कि श्वसन के दौरान इनमें से कौन 3 कार्बन वाले अणु हैं। 3 कार्बन वाले अणु है। पाइरूवेट में तो है, पाइरूवेट और एथेनॉल और मौलिक अम्ल, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट और एथेनॉल और मौलिक और एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल। तो राइट आंसर अगर हमारे देखने से देखा जाए तो पाइरूवेट और एथेनॉल नहीं, पाइरूवेट और लैक्टिक अम्ल यही पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिफ्ट 3 का था वो क्वेश्चन नंबर 27 कह क्या रहा है कि श्वसन की इनमें से किस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की अवस्था किस में होती है। जैसे मैंने इसे बनाया C6H12O6, इसे मैंने 2 तरह का बनाया, तो एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसमें तो नहीं है, इसमें है तो इसमें हम नहीं है। तो इसमें एब्सेंट और ये भी एब्सेंट। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पाइरूवेट के, अच्छा, किस की आवश्यकता होती है किस अभिक्रिया के रूप में।
पायरुवेट CO2 प्लस H2 और ऊर्जा में रूपांतरण, पायरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण, नहीं ये नहीं होगा। ग्लूकोज के पायरुवेट में रूपांतरण, ये भी नहीं होगा। अब इन्होंने कहा कि पायरुवेट के CO में ट्रांसफर, पायरुवेट के CO2 H2 और ऊर्जा में रूपांतरण। तो हमें तो लग रहा है कि राइट आंसर जो होगा वो होना चाहिए CO2 H2 और रूपांतरण, सॉरी अनाक्सी है ना। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कुछ काम था इसलिए मैं गया था उधर। देखिए राइट क्वेश्चन नंबर 18 आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। ऑप्शन है म्यूकस, डायफ्राम और कार्टिलेज रिंग्स और सिलिया। इन्होंने बोला है कि क्या है जो रुकता नहीं है, जो कौन सी भाग सुनिश्चित श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके, वायु मार्ग खुला रहे, उधर ना जाए। तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा कर देता हूँ। ये पूरा है आपका श्वसन मार्ग, टोटल आप देख रहे हैं ये श्वसन मार्ग है। ये ब्रोंकाई हो गया, यहाँ से श्वसन आता है, ऑक्सीजन आता है, और ये हार्ट वाला पार्ट हो गया, और ये ब्रोंकाई जवा हो गया लेफ्ट वाला, ये लेफ्ट वाला हो गया, और ये राइट वाला हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये लॉन्ग ब्रोंकाई है, और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो दोनों देखने को मिल रहा है श्वसन मार्ग में, तो यहाँ पे जो एपिग्लोटिस होता है जो श्वसन मार्ग को क्या करता है, रोकता है। इस तरह की आपको रचना पाया जाएगा। इस तरह से ये एपिग्लोटिस है, इसी को एपिग्लोटिस बोला जाता है, एपिग्लोटिस बोला जाता है। यही क्या करता है, श्वसन मार्ग को रोकने का प्रयास करता है। तो इसमें आपको बोला हुआ है कि कौन रोकेगा, म्यूकस, डायफ्राम और सिलिया और कार्टिलेजियस रिंग। तो ये कार्टिलेजियस रिंग्स जो होता है, एक मिनट, कार्टिलेजियस रिंग जो होता है यही क्या करता है, आपको हेल्प करता है। ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 था, देखिए मिस प्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है, एक ही क्वेश्चन और बच गया होगा, एक ही क्वेश्चन बच गया और। तो आइए देखते हैं, जो जिन्होंने PDF बनाया है उनसे वो मिसप्रिंट हो गया, हमारे टाइपिंग राइटर जो है उनसे मिसप्रिंट हो गया। आइए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण जिसमें 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है। इसको मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि पायरुवेट का पहला चरण जो होता है 2 चरण में आपको होता है, एक तो ऑक्सीजन का एब्सेंट में, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एक एब्सेंट में, एक आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो मैंने बताया कि इसमें प्रथम चरण ये होता है, सेकंड चरण ये होता है, और ये जो होता है पायरुवेट का विखंडन जो होता है, कोशिका अंग जो होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपको वो देखने को मिलता है, किस में मिलता है, तो किस में मिलता है, साइटोप्लाज्म में देखने को आपको मिलता है। साइटोप्लाज्म का हिंदी क्या होता है, आपको होता है कोशिका द्रव्य। तो ये तो नंबर फ्री का नंबर है, आप यहाँ से नंबर आराम से फ्री का नंबर उठा सकते हैं। ये भी ग्रुप डी में आपको पूछा गया है, ग्रुप डी में इन्होंने पूछा हुआ है, कब, शिफ्ट 1 में 2022 में पूछा गया। तो 2022 से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट ना, फिर इसके टॉप 50 करके क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। ये चैप्टर वाइज था, और कुछ जो आपकी 23 में, 24 में, 25 में, 24 में जो एग्ज़ाम हुआ, 25 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 25 में उसका मैं आपको लेके आऊँगा। 25 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं ग्रुप डी का जो क्वेश्चन है वो लेके मैं आऊँगा और वो आपको बताऊँगा। तो इस सेशन में क्वेश्चन की संख्या इतनी ही थी, क्वेश्चन की सीरीज इतनी ही थी। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आप पूरे क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा अच्छा से। और 20 क्वेश्चन था, तो आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आए, कितने सही क्वेश्चन हुए,
आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। आई होप आपको क्लास तो अच्छा ही लगा होगा और आपकी तैयारी अच्छी से हो रही होगी। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में जब मिलेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो उसके लिए आप चैनल पर विजिट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।